अगर सिर्फ वो यूपीएससी पे रुक गया, पेरेंट्स की मान ली, तो वो यूपीएससी डेफिनेटली क्लियर नहीं कर पाएगा और डिप्रेशन में चला जाए। बच्चे की एज से, उसी की बुद्धि से सोचते हैं। एक पेरेंट एक एक्सपीरियंस उससे बोलता है, वो चीज ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ जाती है। एक चीज़ देखी जाती है कि आज के टाइम में शादियां और रिलेशनशिप्स पहले के कंपैरिजन में बहुत कम चल पा रहे हैं, या ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, या डाइवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे का क्या मेन रीज़न हो सकता है? शादी और रिलेशनशिप्स टूटने के पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन है आजकल ईगो या टॉलरेंस पावर। पहले के टाइम में आपने देखा होगा, ब्रेकअप अगर कोई घर में टॉर्चर हो भी रहा है तो इंसान चुप रह लेता था या सह लेता था। आजकल मोस्ट ऑफ द जो संत हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, कोई भी रिश्ता ठीक रखने का सिर्फ एक तरीका है, एक नियम है या एक सूत्र है, मौन, चुप। कोई कुछ बोले सह जाओ, सामने वाला कुछ बोले आप सह जाओ, आप कुछ बोले सामने वाला पार्टनर सह जाए, होगा ही नहीं ब्रेकअप। दूसरी चीज, आजकल ईगो और एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी बढ़ गई हैं कि हमें उससे ये एक्सपेक्ट करना है, और उसी में फिर ब्रेकअप्स होते हैं कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं होता। क्योंकि आजकल लोगों में ना टॉलरेंस पावर है, और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई लेवल की हैं कि बस चांद पे पहुंच जाएं, और वो पूरी होती नहीं। आपने सुना होगा कि आजकल गर्लफ्रेंड ने आईफोन मांगा, बॉयफ्रेंड चोरी करके डाका डाल के ला रहा है। क्या हो रहा है ये? नहीं दिया तो ब्रेकअप। तो ये तो गलत काम करने पे भी लोग मजबूर हो रहे हैं ना। अब जैसे अभी एक केस हुआ रिसेंटली, मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आजकल एलिमनी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे क्या ईगो है, या इसके पीछे एक सेल्फ रीज़न है कि इंसान खुद नहीं कमाना चाह रहा, तो वो इस तरीके से? एक्सपेक्टेशंस, जिस केस की बात हुई, एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ की। जो सत्ता है हमारे हाथ में, दो, हमारे हाथ में सत्ता रखो। अगर वो सत्ता बाय चांस जिनका भी हुआ केस उनके हाथ में ना होकर उनकी पत्नी के हाथ में होती जिन्होंने मांगी एलिमनी, क्या आज ही होता? क्या लड़ाई होती? तो अगर वो थोड़ा बहुत उनके हाथ में या उनके नाम पे कर देते तो होती ही नहीं। नहीं, बट ये तो गलत है ना एक तरीके से, कि वो जितना कमा रहा है उसका आधे से ज़्यादा दे रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ही तो है। और क्या, ये कि जो हस्बैंड कमा रहा है वो चाह रही है पूरा का पूरा ही मुझे दे दे, अपने पास कुछ रखे ही नहीं, मैं चलाऊं फिर इस घर को। अब ऐसी किसी की एक्सपेक्टेशन है तो ऐसे रिलेशन तो नहीं चल सकते फिर। बस इसलिए रिलेशन नहीं चल रहे हैं आज के टाइम में। देखिए, लड़कियों को पढ़ना लिखना अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंड बनना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आजकल मोस्टली घरों में ये सिखाया जाता है, कोई कुछ बोले तो उल्टा जवाब पलट के देना, चुप मत रहना। ससुराल में कोई कुछ बोले, एक एक गाली दे 10 गाली देना। पहले के टाइम में क्या कहता था, क्या कहते थे कि अगर कोई बोले तो शांत रह जाना, निभा लेना, या फिर हमारे घर मत आना, ये घर अब पराया है तुम्हारे लिए। तो वो डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी। आज के टाइम में तो घर से ही शिक्षा ये दी जा रही है कि कोई कुछ एक बोले तो तुम 10 सुना के आना। ये क्या है? यानी कि जो इस इन चीज़ों की शुरुआत है वो अपब्रिंगिंग घर से ही अपब्रिंगिंग होती से है। है, मेन अपब्रिंग अपब्रिंगिंग से है। कई केसेस में मेल्स को भी ऐसे देखा जाता है, जैसे अभी रिसेंटली एक जगह पे केस हुआ था, एक आदमी शराब पी के आया, और उसने ड्यू टू अननोन रीजंस, अभी तो वो जेल में है, उसने अपनी वाइफ को लिटरली कुल्हाड़ी से हम्म। काट दिया। तो ऐसी मानसिकता कैसे किसी की बन जाती है? वहां मानसिकता जो बनती है कि ये काट दिया या ये कर दिया, ये तो एक्सेसिव लेवल, जब आप भटक जाते हो, आपको कोई पाथ रास्ता होता ही नहीं है क्लियर। जो इंसान कहते हैं ना कि जिंदगी की जीने का कोई मकसद ही नहीं होता, जिसका कि जैसा चल रहा है चलता आ रहा है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई मकसद नहीं है, जिनको कोई कमाने का शौक नहीं है, जिनको कोई कुछ करने का शौक नहीं है, कि गुस्सा आया बस सीधा कर दिया। बिना गुस्से के तो इंसान नहीं कर सकता ये चीज, गुस्सा आएगा तभी करेगा ऑब्वियसली। तो ये सबसे बड़ी बात मैं ये बोलती हूँ, मेन फैक्टर है अपब्रिंगिंग का। आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हो रही है, कैसे हो रही है। घर के काम सिखाओ, बेटे को भी सिखाओ। बेटी को क्यों सिखाए जाते हैं सिर्फ? बेटे को भी सिखाओ ना आगे जाके। हर पेरेंट्स को ये लगता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे बिल्कुल। हैं। जो डांटते हैं उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, और जो हाँ। हमेशा पैम्पर करते हैं उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कब एक पेरेंट को पता नहीं चलता कि वो गलत डायरेक्शन में बता रहे हैं, जिससे कि आगे चल के इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। तो ये कैसे एक पेरेंट हम्म। फिगर आउट करें कि वो जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनके फ्यूचर के लिए सही है, हम्म। या वो उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहे हैं बस? देखिए, पेरेंट्स की जो एज है, एक दिन बच्चा उस एज में पहुंचना है उनका, तो उन्हें ये देखना है कि हमने अपनी एज में क्या गलतियां करी हैं, या हमने अपनी लाइफ में आज तक कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे स्ट्रगल किया और किस वजह से किया है। अपने एक्सपीरियंस को सोचें कि उस टाइम अगर हम ऐसे होते तो क्या वो स्ट्रगल हमारी लाइफ में आता। जैसे आजकल मोस्टली पेरेंट्स सिर्फ पैम्पर पैम्पर कर रहे हैं बच्चों को,
सिर्फ प्यार और नाजों से पलना या पलकों पे रखना जो होता है, आपने देखा होगा मोस्टली रईस घर के बच्चे ही बिगड़े हुए मिलते हैं। मोस्टली कि रईस घर के बच्चे ने 18 साल के अंडर उसने ड्राइव करते हुए ठोक दिया, कार एक्सीडेंट कर दिया, बाद में पेरेंट्स ने छुड़ा लिया, लड़ाई हो जाती है तो धमकी दे के आते हैं तुम्हें पता नहीं हम किसके बेटे हैं, हमारा बाप कौन है, बाप के नाम की धौंस देते हैं। तो ये क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो आगे जाके आपको लग रहा है कि वो आपके जाने के बाद आपकी सत्ता संभाल पाएगा। अभी तो आप हो, आप बचा लोगे उसे, जेल से निकाल लोगे, आप कहीं से छुड़ा लोगे। आप जब चले जाओगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बचने लायक है? कोई ना कोई तो आके खत्म ही कर जाएगा उसको। तो आप अपब्रिंगिंग करो, प्यार दो, प्यार देना भी जरूरी है, लेकिन बच्चे को साथ ही साथ डांट देनी भी जरूरी है। जहां वो गलत है वहां रोकना टोकना भी जरूरी है। अगर आप नहीं रोकोगे टोकोगे, उसकी हिम्मत आज 10 रुपए की हुई है चोरी करने की, सपोज है कुछ लेने की, वो उसकी 100 रुपए की, लाख रुपए की भी होगी गंवाने की। इसी एज में दो चीजें बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती हैं किसी भी बच्चे के लिए जो अपने करियर पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहला रिलेशनशिप और दूसरा नशा। बिल्कुल। तो इन दोनों से कैसे एक बच्चा, या अगर कोई पेरेंट इसको देख रहे हैं तो वो अपने बच्चे को एक एज तक सेफ रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज का एक सही टाइम है। बिल्कुल। नशे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो कोई सही टाइम नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बट अगर रिलेशनशिप की बात है, या क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं बट वो रिलेशनशिप में पढ़े और उसके बाद वो फिर पढ़ाई के करियर में ही नहीं रहे। पर्सनली बिल्कुल। मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ाई में ब्रिलियंट थे, लेकिन क्योंकि वो ऐसी चीजों में पढ़े और उसके बाद उनका डाउनफॉल ऐसा हुआ कि वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो किस तरीके से जनरली, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी में हम आज डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से जनरली कोई अगर इस जगह डूब रहा है एज इन के रिलेशनशिप में है और वो उसे पता नहीं चल रहा बट वो उसमें गिरता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है, कैसे कोई ये फिगर आउट कर सकता है और कैसे इससे बाहर निकल सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात, मैं भी इस एज की हूँ, आजकल की जेन एज की मैं हूँ, टीन एज में। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस एज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत होते हैं, एक्सेसिव लेवल पे डिस्ट्रैक्शंस आपको होते हैं, और गलत तरफ ही होते हैं, सही तरफ कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ा तरीका है जो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे पे लागू किया, वो ये था कि उन्हें पता था कि ये एज शुरू हो गई। वो बोलते हैं कि हमेशा 16 से 17 साल ये शुरू हो जाती है इंसान की डिस्ट्रैक्शन की, कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अब रिलेशनशिप की तरफ या गलत कामों की तरफ। उन्होंने उसी टाइम मेरे को करियर से लगा दिया, उन्होंने करियर पे मोड़ दिया तुरंत। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, 1 साल बहुत वर्स भी गया मैं। अब क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा ऐसा होता है, पेरेंट्स को हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसी एज होती है कि हमें पेरेंट्स सबसे ज्यादा गलत लगते हैं। लेकिन 1 साल हमारे हार्श गया, लेकिन वो उन्होंने करियर पे जो मोड़ दिया, उस टाइम फिर डिस्ट्रैक्शन हुई ही नहीं। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है ना जाने का, कि पेरेंट्स को जहां देखी लड़का या लड़की कोई भी, उसके 16-17 साल की एज हुई, मैक्स 18 साल, मैक्स टू मैक्स है, तो 17 से 18 के बीच से करियर पे ठीए से लगा दो। पहले के टाइम में क्या होता था, बिजनेस दुकान पे बैठा दिया, पहले के टाइम में क्यों नहीं होती थी ये सब चीजें? फिर समय ही नहीं है भाई किसी पे, बिजनेस से धंधे से ही समय नहीं है, काम से ही समय नहीं है कि वो और किसी चीज पे ध्यान दे पाए। खाली दिमाग शैतान का होता है। ये जो एज होती है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां पे क्या माहौल चल रहा है सबने जानते हैं, क्या माहौल चल रहा है बाहर। आपको पढ़ाना है, यूपीएससी क्लियर करने वाले तो रिक्शा वाले का बेटा घर बैठे हुए यूपीएससी क्लियर कर रहा है, किसान का बेटा भी कर रहा है। स्पेशली जाकी जिसमें जज्बा होगा ना, वो घर बैठे कुछ भी कर देगा। मेन चीज ये है, सिर्फ जाके और स्पेशली वहां पे रुक के या अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मेन अगर इस चीज से हटाना है, बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना है, तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप लोग उसको सही टाइम से सही करियर की तरफ मोड़ दें, उसके करियर पे सेट कर दें। अच्छा, इसमें अगर कोई खुद ये फिगर आउट ना कर पा रहा हो कि उसे क्या करना है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाहर का, इतना नहीं बट इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर पेरेंट ने सोच ली कि मेरे बच्चे को मुझे आईएएस बनाना, तो बच्चे में काबिलियत और मन हो चाहे ना हो, वो उसके पीछे पड़े रहेंगे। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स कराना चाह रहे हैं बच्चा, वो कर भी पाएगा या नहीं, या बच्चा कैसे फिगर आउट कर सकता है कि इस डायरेक्शन में उसे जाना है? देखो, उसके लिए सबसे पहले तो वही चीज है, मन का काम करना चाहिए, मन जिसमें है। दूसरी चीज ये होती है कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो एक्सपीरियंस से बोलते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने देखा है कि हाँ इस चीज में पेरेंट्स को भी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते अपने। लड़के हैं तो लड़कियों के लिए, लड़के हैं तो लड़कों के लिए कई बार अपने लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, और कई बार ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो कि पूरी फैमिली के लिए भाग के, या जो भी इस तरीके की चीज़ें करना।
तो ये चीजें किस तरीके से पेरेंट्स फिगर आउट कर सकते हैं कि बच्चा वो चीज, क्योंकि अल्टीमेट चीज ये है कि हम एक समाज में रह रहे हैं और समाज में सम्मान के साथ रहना अलग चीज होती है और समाज से निष्कासित होकर रहना एक अलग चीज होती है। तो कैसे बिल्कुल। पेरेंट्स, क्योंकि क्या होता है बच्चे रात में फोन पे लगे हुए हैं, पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ दिस, बच्चे जो हैं वो कहीं की कह के कहीं जा रहे हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है ना, जैसे अभी रिसेंटली हम जहाँ स्टूडियो पे हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर 2-3 किलोमीटर दूर, आज से करीब 1 महीने पहले की बात है, 2 बाइक पे 4 लोग जा रहे थे, दिल्ली के वो थे, वो कहीं आगरा वागरा से घूम के आ रहे थे, बाइक ओवरटेक कर रहे थे वो एक ट्रक को, एक बाइक गिर गई, वो लड़की खत्म हो गई थी, हाँ। वो जिस लड़के के साथ थी वो 2 कपल थे। मेन बात ये थी कि उस लड़की के घर वालों को पता भी नहीं था। तो कैसे पेरेंट्स इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली हो जाएंगे तो जैसा भी आपने कहा कि बच्चों को लगेगा कि वो दुश्मन है कंट्रोल पेरेंट्स, करना चाह रहे हैं। है ना, वो तो नहीं हो सकता। तो पोलाइट वे में इस एज के लिए कैसे पेरेंट्स बच्चों को मॉनिटर कर देखो, सकते हैं? सबसे बड़ी तरीका होता है, सबसे पहले होता है प्यार। प्यार से आप समझाओ बच्चे को, ठीक है, एक लिमिट तक समझाओ, नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं मानेगा अभी, प्यार से हो गया हमारा प्यार, डांट, डांट से समझाओ। तीसरा, कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ जाता है, कभी कभी, बहुत रेयर चांसेस में, लेकिन वो मैं तो अवॉइड बोलने को करती हूँ। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि उठाना चाहिए, बट मैं नहीं मानती कि हाथ उठा के कुछ होगा। जो डांट से नहीं मानना वो स्ट्रिक्ट। तीसरी होती है मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टनेस, सबसे बड़ी चीज होती है। फिर समय, समय के ऊपर छोड़ना टाइम पड़ता है, समझाएगा। टाइम समझाएगा। मैम जैसे आपने बोला कि आप बहुत छोटी एज से करियर पाथ पे आ गए और आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि बच्चे को क्या कराना है, या वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा यही करे, बच्चा वो नहीं करना चाहता है। तो इस केस में फिर क्या सही ऑप्शन रहता है? सबसे पहले तो बच्चे का मन जो रहता है, लेकिन ये होता है कि हाँ, बच्चे अभी बच्चे की इस एज से उसी की बुद्धि से सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक पेरेंट एक एक्सपीरियंस उससे बोलता है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ जाती है। मेरे पेरेंट्स ने देखी मेरी चार्ट, उन्होंने उन्हें दिखा कि हाँ, इसका करियर एस्ट्रोलॉजी में, इन्होंने डाला इसी में। पहले मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुई थी, मैं ये नहीं कह रही मैं शुरू से इसी में थी, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली डाल दिया, नहीं करो। जब करने को आई, जब पीरियड आया, तो अपना आप समझ आया कि हाँ, सही डाला उन्होंने। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स भी बहुत मैटर करते हैं, डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। ये चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको एक पाथ, रास्ता दिखाती है कि आपको इस रास्ते जाना है, उस रास्ते जाना है। मैंने पहले भी अपनी पॉडकास्ट में बताया था ये। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी बताती है आप अगर इस फील्ड में जाओगे तो बहुत जल्दी सक्सेस पकड़ लोगे। सपोज करियर हाउस होता है 10th हाउस कुंडली का, एस्ट्रोलॉजी में जो लगना चार्ट होता है उसमें 10th हाउस करियर को मानते हैं। करियर हाउस से जो भी प्लैनेट्स रिलेट करें, उस प्लैनेट से रिलेटेड हम लोग काम देते हैं कि आपको ये करियर चूज करना है। सपोज 10th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य, सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है, यानी कि फादर का बिजनेस संभाल लो। सूर्य गवर्नमेंट जॉब भी दिला देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी दिला देता है, पॉलिटिक्स में भी भेज देता है, तो हम उसको बोलते हैं आप ये करियर कर लो। बैठा है शुक्र, शुक्र यानी कि फीमेल, लग्जरियस काम कर लो, कोई कॉस्मेटिक सेंटर खोल लो, आप अपना स्पा ब्यूटी पार्लर खोल लो, ऐसे काम कर लो, चलेगा ही चलेगा। चलेगा ही चलेगा। करियर लॉर्ड का बड़ा खेल होता है, करियर हाउस का खेल होता है, उससे रिलेट करके अगर आप काम बताओगे तो डेफिनेटली वो काम में 100% बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। अच्छा, किसी को अपनी कुंडली नहीं पता लेट्स से, हाँ, तो क्या ऐसा तरीका है कि कोई अपनी कुंडली तुरंत बना सकता है? ऑनलाइन है ऐसा कुछ जो अपनी कुंडली बना ले? हाँ, काफ़ी ऐप्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐप्स इतने बन गए हैं, इतने बन गए हैं कि कोई बहुत सारे फेक हैं, एक्यूरेसी नहीं दिखाते। ओके। तो वो हम लोग तो जो प्रोफेशनल्स, हम लोग ऐप खरीद के रखते हैं, बाय करके रखते हैं, और वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। पराशर अगर किसी को देखना है ऐप वगैरह में, तो पराशर एलाइट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत बेस्ट है, आपको एक्यूरेटी दिखाएगा। पराशर एलाइट, जगन्नाथ होरा और एक फ्यूचर पॉइंट। प्ले स्टोर पे है ये? नहीं, प्ले स्टोर पे हैं हाँ, लेकिन हम्म। परचेज करने पड़ेंगे। अच्छा, फ्री नहीं है? फ्री नहीं है, ये एप्स परचेज वाले हैं। फ्री वाले एप्स एक्चुअली हम यूज ही नहीं करते, तो हमें वो चीज पता नहीं है। ओके। लेकिन अगर किसी को प्रोफेशनली जाना है इस चीज में, एस्ट्रोलॉजर कैसे बनते हैं, अगर किसी का लगन करियर हाउस लॉर्ड गुरु से कनेक्ट कर रहा है, गुरु यानी जुपिटर से या बुध मर्क्यूरी से, वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। करियर हाउस आपने बताया 10th? 10th हाउस, मतलब अच्छा, सारी राशियों के अगर हम मतलब सारे प्लैनेट्स का देखें कि 10th हाउस में ये है तो करियर में क्या जाना कई बार चाहिए? ऐसा होता है 10th हाउस खाली होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो फिर तो क्या इंसान करें? क्या कहता है क्या करें अब जैसे। हाँ। तो उसमें एक हर हाउस में एक राशि दी होती है, एक नंबर दिया होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10। उस करियर हाउस में जो नंबर लिखा है, आप समझो, आपको ये जानना है कि वो नंबर किस चीज का है, कौन से प्लैनेट का है।
1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, ऐसे आपको नंबर जानना है फिर कि नंबर कौन सी राशि होती है, सॉरी, सूर्य, मेष, वृषभ, मिथुन, 12 राशियों के वो नंबर लिखे होते हैं। 12 नंबर मतलब 12 राशियां। हर राशि का एक लॉर्ड होता है, एक प्लैनेट लॉर्ड होता है उसका। तो जैसे सपोज करियर हाउस में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मकर राशि, उसका लॉर्ड है शनि, तो आपको शनि से रिलेटेड काम ऐसे देखते हैं फिर। अब ऐसा भी होता है कि हाउस बिल्कुल खाली है, नंबर भी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा? ऐसा होता ही नहीं है। ओके। नंबर तो होगा ही होगा, और नंबर फिर जहां बैठा होगा, यानी कि उसका लॉर्ड, जैसे शनि मैंने बोला 10 नंबर है, उसका लॉर्ड होता है शनि। अब शनि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, कौन से हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस से रिलेटेड काम और शनि को रिलेट करके काम, फिर ऐसे गाइड किया जाता है दोनों चीजों से। रिलेशनशिप भी पता लगाई जा सकती है ऐसे? बिल्कुल, रिलेशनशिप पता, आपने सुना था कुंडली मिलान, यही तो हाँ, होता है कि ओ, इंसान कंपैटिबल कैसे है आपस में। अच्छा। कुंडली मिलान ये होता है कि प्लैनेट से इंसान की नेचर पता चल जाती है। डिवोर्स का भी पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। तो क्या जो लोगों के डिवोर्स होते हैं, क्या वो कुंडली मिलाते नहीं है या ध्यान नहीं देते उस पे, मतलब कैसे? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं बोलूं, कुंडली भी होती है और नहीं भी होती, क्योंकि कई बार ऐसा सुना भी होगा कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं फिर भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं। हम्म। ऐसा क्यों? कुंडली तो मिला ली हमने, सब चीजें हो गई, लेकिन उसमें फिर ईगो भी वाली बात भी आ जाती है। लेकिन हाँ, कुंडली का फैक्टर भी होता ही होता है, ऐसा नहीं है कुंडली का फैक्टर नहीं होता कि आप बिल्कुल कुंडली को साइड ही डाल दो कि ये तो कुछ है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ईगो की भी आती है, लेकिन दूसरी चीज, हम कुंडली आजकल मिलान से ज्यादा हम एक चीज प्रेफर करते हैं, कोई भी हम पे मिलान करवाना है तो हम एक चीज बोलते हैं कि कुंडली मिलान से पहले आप ये देखो इंसान का नेचर कैसा है, जो कि कुंडली बता देती है। नेचर भी पता चल जाता नेचर है? बता देती है। दोनों गरम गरम मिल जाएंगे, बजेगी भिड़ेगी। हम ये देखते हैं कि अगर एक की कुंडली बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम ये कहते हैं आप थोड़ा इंसान लो शांत स्वभाव का, जो कुंडली बता देती है। एक का, क्योंकि दोनों गरम गरम भिड़ेंगे तो बजेगी, एक गरम एक नरम तो गाड़ी चल जाएगी, यहाँ तो चुप लगा जाएगा। तो इस हिसाब से कुंडली से आप आसानी से पता चला लगा सकते हैं कि आपको किस करियर पाथ में सक्सेस मिलेगी। 10th हाउस को लोग करियर का मानते हैं, लेकिन सेकंड हाउस से भी रिलेट करके देखना पड़ता है। सेकंड हाउस इज मनी हाउस, धन, आपको कहाँ से धन आएगा, किस सोर्स के थ्रू धन आएगा। आपको रेंटल इनकम से धन आएगा, आपको किसी अदर यानी कि एक्टिव ना आके पैसिव इनकम से धन आएगा, आपको या शेयर मार्केट से आएगा। बहुत से लोग शेयर मार्केट में लॉस खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? उनकी कुंडली में सपोर्ट ही नहीं होता शेयर मार्केट का, इसलिए लॉस खाते हैं। हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती। तो आप कुंडली के थ्रू जान सकते हैं कि आपको कौन सी चीज सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कहाँ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। तो आप हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में अगर करना चाहते हैं, तो आप एक चार्ट अपना डिस्कस करा के ही किए, तो उससे आपको एक रास्ता भी मिल जाएगा और एक गाइडेंस भी मिल जाएगी। क्या ऐसा भी होता है कि किसी एज के बाद करियर का पता लगा सकते हैं, या बहुत छोटे बच्चे की भी कुंडली से हम करियर का पता लगा सकते बिल्कुल हैं? देख सकते हैं, किसी भी एज किसी से भी देख एज सकते के। हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने स्टोन सारा हाथ में पहने हम्म। हुए हैं। मैं पैदा हुई थी, उससे अगले दिन ही मेरे फादर ने मेरे गले में लॉकेट डाल दिया था स्टोन्स का। लोग बोलते हैं नहीं पहनने चाहिए, बच्ची की कुंडली, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि कुंडली तो जब ही बन गई ना जब बच्चा पैदा हुआ है। लोग कुंडली बनवाने आते हैं हम पे, छोटे बच्चे की क्यों बनवाते हैं? फिर नाम दिखवाते हैं कि पंडित जी नाम निकालते हैं बच्चे का, हम्म। अक्षर। कुंडली देख के तो निकालते, बिना कुंडली देख के पंडित जी कैसे अक्षर निकाल देंगे बच्चे का? एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है इस चीज को लेके, और जनरल क्वेश्चन है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो उससे 9 महीने पहले से बन रहा होता है, हम्म। तो और वो दुनिया में तो है ना ऑलरेडी। ये जनरल एक मेरे मन में बस सवाल आ रहा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दुनिया में तो माँ के गर्भ में भी है, तो दुनिया में तो वो किलकारी तो है। उसने दुनिया में निकल के बाहर भरी है ना। तो नहीं, तो किलकारी का इससे क्या वो कनेक्शन है? किलकारी का कनेक्शन है कि उसकी अलग सेल्फ आइडेंटिटी जब बन जाती है, बच्चा बाहर आ गया तो उसकी अलग सेल्फ आइडेंटिटी बन गई ना। जब तक पेट में था तो माँ का था ना, माँ का ही तो अंश था वो, हाँ। अलग थोड़ी थी उसकी। हम्म। बाहर निकल गया, वो खुद एक अकेला इंसान हो गया, उसकी आइडेंटिटी बन गई। तो जिस मूवमेंट पे वो निकला है, उस मूवमेंट पे क्या नक्षत्र और क्या ग्रहों की पोजीशन है, वो उसकी पूरी लाइफ टाइम की कुंडली बन जाती है। और उसी से रिलेटेड चीजें। उसी से रिलेटेड चीजें उसके साथ होती हैं फिर। अब ये कर्मों पे भी डिपेंड करता है ऐसा कुछ, तो वो फिर एक अलग लेवल चला जाएगा कर्मा चीजों पे में। डिपेंड करती चीजें, उसी से तो कुंडली बनती है। किसी किसी की कुंडली इतनी ज्यादा डाउन होती है कि वो पूछता है हमारी कुंडली में ही सारे ऐसे दोष क्यों हैं। तो वहां कर्मा कहीं ना कहीं तो आएगा ही, अपना पास्ट लाइफ कर्मा। लेकिन कुंडली में दशाएं बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा आया है, तो कुंडली में दशा डेफिनेटली उस टाइम डाउन चल रही होगी। कोई अपोजिट एनिमी प्लेनेट की दशा होती है जब उसका डाउन पीरियड होता है। और जब, ऐसा नहीं कि कर्मा जिंदगी भर कर्मा ही कर्मा भुगतते रहोगे, कभी तो अच्छे कर्मा भी करे होंगे, उसका भी तो फल आएगा। तो वो फिर अच्छे प्लेनेट की दशा चलती है, फिर अच्छा ही अच्छा होता है।
एक एस्ट्रोलॉजर हैं, पिछले 30 साल से वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, उनका भी मैंने पॉडकास्ट किया था। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी है, एस्ट्रो मुकुल गुरुजी उनका नाम है। सवाल ये था कि क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी है जिससे कि सब कुछ अगर डाउन हो तो भी ठीक हो सकता है। तो उनने केतु को लेके एक रेमेडी बताई थी। तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी है, अगर सब कुछ अगेंस्ट में जा रहा हो तो वो अगर कर लें तो चीज़ें फेवर में होने लग जाएँ? केतु वाली रेमेडी जो है यही मैं बोलूंगी, क्योंकि ये रेमेडी ऐसी आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये जो रेमेडी है ये पर्सनल एक्सपीरियंस से निकली हुई रेमेडी है, कि पूरे 30-38 साल का सार जो उनका लाइफ का है उससे निकली हुई रेमेडी है। तो ये रेमेडी जो है ये 101% वर्क करती ही करती है, और इंसान उस चीज से दूर भागेगा जहां केतु बैठा होगा कुंडली में। उस हाउस से रिलेटेड चीजों से इंसान दूर भागेगा 100 में 100%। मतलब आपको ये पता, इसमें कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, जो करने का मन नहीं कर रहा हाँ, वही करना है, वही करना, और सही चीज, सही गलत चीज। नहीं। किसी का जैसे सपोज मेरा केतु बैठा हुआ है कुंडली के 5th हाउस में। 5th हाउस होता है संतान का, बच्चों का। 5th हाउस होता है एजुकेशन का। 5th हाउस होता है बुक्स का, नॉलेज का। एस्ट्रोलॉजी का भी 5th हाउस होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरा मन नहीं था, भागी थी मैं इससे दूर दूर, एकदम दूर दूर तक, कुछ भी नहीं। आ गई, मजबूरी में आई, आ गई। अब कैसे चल रहा है, मेरे पेरेंट्स ने घुसाया मुझे इसमें, उन्हें पता था इसका सक्सेस इसमें ही है। यहाँ पेरेंट्स की मर्जी अच्छी काम कर गई, तो ये एस्ट्रोलॉजी के कारण, क्योंकि उसमें मुझे पता चल सका कि मेरा राइट पाथ कौन सा है। बच्चों का था, बच्चों से मतलब कोई रोता है तो बहुत चिड़चिड़ मचती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए चिड़चिड़ मचे। तो आप उसमें ही कर सकते हैं कि बच्चों को और ज्यादा प्यार दें। आप जबरदस्ती करें, छोटे बच्चों को खिलाएं, उन्हें प्यार दें अपने आसपास, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। एजुकेशन का होता है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने का मैं आज तक बुक्स नहीं पढ़ती हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं स्कूल कॉलेज की बुक्स नहीं लाई कभी, कि पढ़नी ना पड़ जाए मुझे इस वजह से सिर्फ। तो उसमें अगर आप केतु को पकड़ के ही उसके हाउस से रिलेटेड ही कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें लेना नहीं है। ये नहीं कि आप उस चीज से मांगो कि बच्चे हमें प्यार करें, देना है। आपको देना है। तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी मिलेगी, और आपका तुरंत आप इंस्टेंट चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आज किया तो 3-4 महीने बाद चेंज आया, 1 महीने के अंदर रिजल्ट सामने आएगा आपके। अभी जैसे आपने बताया था, डिवोर्स से रिलेटेड जो बात हुई थी, आपने बताया था कि पता लग जाता है डिवोर्स हो सकता है कि नहीं। आज के समय में और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा ये मुद्दा तूल पकड़ा हुआ है कि एलिमनी को लेके बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब एलिमनी के लिए बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। क्या इस चीज का भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से रेलेवेंस है कि पता लग सकता है ऐसा कुछ? एलिमनी, पर्टिकुलरली एलिमनी का तो नहीं, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजी से ये पता चल सकता है कि ये इंसान ग्रीडी है, इसका नेचर ऐसा जिससे है, आप रिलेट कर सकते हैं। जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये समस्या अपनी मैरिड लाइफ में बन सकती है। ओके। सपोज इस मतलब इसमें 3-4 चीजें होती हैं। जैसे कि मैरिज हाउस होता है 7th पार्टनर का, किसी की भी कुंडली में 7th हाउस जो होता है वो पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, कि ये हमारा पार्टनर की इसकी नेचर होगी, ऐसा ये होगा, ऐसा ये करता होगा, इसका ये प्रोफेशन होगा, इसका फैमिली बैकग्राउंड होगा, सब 7th हाउस से पता चल जाता है, उसमें उससे रिलेटेड प्लैनेट से। तो वहां पे अगर 7th हाउस का कहीं 12th से कनेक्शन बन गया, 12th होता है शैया सुख, बेड प्लेजर भी बोल दो आप। डाइवोर्स का भी 12th होता है। तो साथ के साथ लोग सिर्फ 7th हाउस को पकड़ के देखते हैं, 7th हाउस की जगह में 12th पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलिमनी के साथ साथ अगर इंसान की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो भी डाइवोर्सेस हो जाते हैं आपस में। 12th हाउस ही डाइवोर्स कराने का सबसे बड़ा रीजन होता है। 12th हाउस में भी इन्वेस्टमेंट या मनी से रिलेटेड चीजें देखते हैं। तो अगर 12th हाउस वीक है तो यानी कि वहां डाइवोर्स होगा, रीजन मनी रहेगा। डाइवोर्स होगा तो रीजन सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी रहेगी। डाइवोर्स के जो केसेस हैं उसका एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सेकंड सबसे बड़ा रीजन डाइवोर्स होने का पैसा है, और पहला रीजन जो है वो इन लॉज हैं। दिस इज अ रिपोर्ट एक्चुअली। तो और दोनों साइड के, कभी इस साइड के इन लॉज मतलब हस्बैंड साइड के, और कभी जब हस्बैंड ठीक है तो शायद फीमेल साइड के जो इन लॉज होते हैं, इनकी तो नहीं मिलाता कोई कुंडली इन लॉज की। तो क्या दो स्पेसिफिक पर्सन की कुंडली से इन लॉज के बारे में भी रिलेटेबल या पता चल सकता है? कुंडली का 8th हाउस इन लॉज का होता है। ओके। लड़की की कुंडली हो 8th हाउस देख लो, इन लॉज का है। लड़की कुंडली हो 8th हाउस देख लो, इन लॉज का है। सास का हाउस भी होता है पर्टिकुलर, ससुर का भी होता है। ओके। ये पर्टिकुलर हाउसेस भी बैठे होते हैं कि आपको इस जने से ज्यादा दिक्कत आएगी।
10th हाउस लड़की की कुंडली में सास का माना जाता है, लड़के की में भी। तो 8th हाउस अगर 7th हाउस से कनेक्ट बना रहा है, 8th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का भाव भी माना जाता है कि उससे आपकी लाइफ लाइन भी दिखती है। 8th हाउस एक्सीडेंट का भी होता है, लेकिन ससुराल का भी होता है। तो अगर 8th हाउस खराब पोजीशन में है, बहुत ज्यादा डाउन है, या फिर आपके 7th हाउस से कनेक्ट करके उसको भी खराब कर दिया है, तो यानी कि इन लॉज की तरफ से आपको दिक्कत आएगी, इन लॉज की वजह से आपकी मैरिज बिगड़ेगी। सबसे बड़ी बात, एक एस्ट्रोलॉजी साइड हटा के अगर हम मेन मुद्दा एक ऐसे जर्नली पकड़े, तो मेरे हिसाब से एज अ गर्ल मैं ये मानती हूँ, अगर मैं पूरी फैमिली अपनी छोड़ के जा रही हूँ, तो किसके भरोसे जा रही हूँ? अपने हस्बैंड के भरोसे। इन लॉज को तो मैं जानती नहीं, किसी को मैं जानती नहीं, हस्बैंड तक को नहीं जानती मैं, लेकिन उससे शादी करके जा रही हूँ और उसी से मेरा हर टाइम का कनेक्शन रहेगा, जब तक मेरी लाइफ रहेगी जब तक उससे कनेक्शन रहेगा, तो यानी कि उसके भरोसे जा रही हूँ। तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे या अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करता रहे बस? या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं ये नहीं कह रही वो अपने अपनी उसकी फैमिली से अलग कर दूं। आजकल लड़कियां करती हैं कि फैमिली से अलग कर देती हैं, वो कर तो देती हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन कोई देखता है वो चीज, कि क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन था? कई बार इन लॉस की गलती होती है, कई बार लड़कियों की भी होती है, मैं ये नहीं मानती लड़कियों की गलती नहीं होती, होती है। बहुत डोमिनेटिंग भी होती है कि मेरे कहने के अकॉर्डिंग चले वो चीज। लेकिन ये चीज आती है सबसे पहले अपब्रिंगिंग, कि आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है, आप वहां एडजस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और मैंने कुछ लोगों से सुना है, बड़े बड़े संत से, वो ये कहते हैं ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लड़का लड़की दोनों की, जो शादी में पैसा लग रहा है उतना पैसा ना लगा के लगा दो एक घर में, दोनों अलग रहे अपनी फैमिली से, लड़की घर छोड़ के आ रही, लड़का भी आ जाए, दोनों साथ में रहो, बीच में लड़का लड़की का घर, इधर की साइड लड़की की फैमिली, इधर की साइड लड़की की फैमिली का घर, तीनों अलग अलग घर में रहो, सुखी रहो। एक ने ये ये बोला तो था। हाँ, लेकिन अब कोई शहर दूसरे हैं ऐसा है हाँ, तो नहीं लेकिन वो पॉसिबल है चीज ये चीजें। पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉसिबल इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट, सबसे बड़ी बात की लड़की की आज के टाइम में भी कहते हैं कि दहेज रुक गया है, लेकिन नहीं रुका है, नहीं रुका है, ये सच फैक्ट बात है। अगर आप सपोज शादी में 50 लाख रुपया लगा रहे हो बेटी की, क्या मैं इतना लगा रहे हैं, आप 50 की जगह 10 लाख लगाओ, 40 उसके अकाउंट में डाल दो, उसकी जेब भारी रहेगी। हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत गाजियाबाद की एक क्लाइंट है मेरे, बहुत रईस हैं, बहुत रईस, अरब खत्ती पर, उन्होंने करोड़ों रुपया शादी में लगा दिया। एक साल बाद कंडीशन क्या बनी, बेटी ससुराल में अपने है, पड़ोसी से जाके 2,000 रुपये उधार लेके आई है कि मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे को जरा कुछ काम लेना है अपना पर्सनल। क्या फायदा, शादी में करोड़ों रुपए लगा दिया, दे दिया, उसके हाथ में क्या है? रो रही है वो आज भी, डाइवोर्स हो गया, आज उनका घर पे बैठी हुई है वो अपने। डाइवोर्स का रीजन पैसा भी होता है, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी डाइवोर्स का रीजन होता है। मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजन, सबसे बड़ा ईगो फैक्टर आता है, दूसरा फाइनेंशियल रीजन भी आता है, और तीसरा सबसे बड़ी बात की आप एक बात समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ आपस में इन दोनों को ही साथ रहना है, फैमिली को साथ नहीं लेके, मतलब नहीं चलना है जिंदगी भर। फैमिली तो कभी ना कभी जाएगी, दोनों की साइड से ही जाएगी, लेकिन आप दोनों तो साथ हमेशा रहेंगे ना। तो आप सबसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट करिए, जहां गलत लगे वहां समझाइए, ये नहीं कि हाँ मैं हाँ गटे ले आओ, जहां आपको गलत लगे कि भाई वाइफ गलत लग रही है, तो यार नहीं, ऐसे नहीं, सबके सामने बिल्कुल ना डांटे। ईगो, इंसान की ईगो बहुत हर्ट होती है, अगर माँ खड़ी है उसके सामने, उसने वाइफ को डांट दिया तो तुरंत उसे हर्ट हो जाएगा कि दूसरे के सामने मुझे डांट रहा है। उसे अकेले में जाके समझाए प्यार से कि देखो मेरी मदर है, जैसे तुम्हारी मदर मेरे लिए है, ऐसी तुम्हारे लिए भी मेरी मदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करो, कुछ गलत लगे तो मुझसे बोलो या उनसे प्यार से समझाओ, ऐसे नहीं कि चिल्लम चिल्ली। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी बहुत ज्यादा चीजें। जरूरी है। सबसे बड़ी बात, अगर प्रॉब्लम होगी ही नहीं इन लॉस की तरफ से, अगर हस्बैंड वाइफ और मदर के बीच में साथ में ना बोले, एक जगह खड़े होके ना बोले, यानी कि अगर दोनों बैठे हैं दोनों के बीच में बोल दे तो विस्फोट हो गई होगा। अलग अलग जाके दोनों को समझाए, ये नहीं कि सिर्फ वाइफ को ही समझाए, मदर को भी समझाए कि भाई वो नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में एडजस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं आई है, एडजस्ट होने का तो टाइम चाहिए उसे। तो ऐसे अगर करेंगे तो आपस में कंपैटिबिलिटी भी बनेगी, आपस में चीजें भी सॉल्व होंगी। और सबसे बड़ा फैक्टर कि मैं इसलिए बोलती हूँ, शादी करने से पहले कुंडली जरूर दिखाओ कि ये पार्टनर आपके लिए ठीक रहेगा, या आपकी इसके साथ लाइफ लाइफ टाइम अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, किसी भी तरफ से आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, या तो इन लॉज हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि चार्ट पे आपको सब चीजें दिख जाती हैं कहीं ना कहीं कि आपको। अगर सही से अच्छे से कुंडली मिलवाने के बाद भी डाइवोर्स या इस तरीके की चीजें होती हैं तो इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है कि कुंडली सही से नहीं मिली या मतलब क्या? मैंने बोला ना, मिलान नहीं,
मिलान को एक साइड रख दो, मिलान सेकेंडरी पे रखो। फर्स्ट चीज रखो कुंडली का ओवरऑल, उसका सिर्फ कुंडली देखो एज अ पर्सन, मिलान के तौर पे नहीं। लड़का, अगर मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़के से मिलान कर रहा हूं, मिलान सेकेंडरी रखूंगी। पहले मैं सिर्फ उसकी कुंडली देखूंगी कि उसका नेचर कैसा है, नेचर में कैसा है, क्या वो शांत स्वभाव का है, क्या वो गुस्सैल है, क्या वो सिर्फ माँ की सुन के चलने वाले। क्योंकि आजकल सुना होगा मम्मा बॉय बड़ा वर्ड चलता है, कुंडली से वो दिख जाता है कि ये इंसान मम्मा बॉय है, ये नहीं सुनने वाला किसी की। लड़की का भी पता चल सकता है, लड़की का भी पता चल सकता है मम्मी से कि बात कर ये रही है। फादर की ही सुनेगी सिर्फ। तो ये चीज में कुंडली का फैक्टर बहुत आएगा। अगर आप पहले ही कुंडली मिलान करके चल रहे हो, मिलान भी और चेक भी, कि ये लड़की क्या अपनी फैमिली को सही में, देखो वो चीज है कि लड़कियां घंटों घंटों अपनी फैमिली से बात करती है, वो कोई पॉइंट नहीं बनता, लिटरली नहीं बनता। अगर आप उस घर को छोड़ के आ गए हो तो आप इस घर में नहीं गृहस्थी बसाने आए हो, आप पुरानी चीजें साथ में लेके नहीं आए हो, आपको एक नई लाइफ भी स्टार्ट करनी है। आप वहां पे बात करो, लेकिन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अगर आप, लड़की कहते हैं ना, मैं एक चीज मानती हूँ, लड़की एक घर उसका पराया हो जाता है मायका, लेकिन एक लड़का कभी अपनी ससुराल का दामाद ही रहता, बेटा नहीं बन पाता। लड़की को बोल के लाते कि हमारे हमारी बेटी जैसी है, शादी करके लाते हैं, लेकिन क्या लड़का कभी दामाद की जगह बेटा बन पाता है उस घर का? नहीं बन पाता, वो हमेशा दामाद ही रहता है। जब भी जाएगा वो तिलक ही करेंगी उसकी सासू माँ ससुर जी, जब भी जाएगा वो लिफाफा देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर लड़की ये देख रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बेटा ही बन गया है, कि रोज बात कर रहा है, मेरी फैमिली को रख रहा है खुश, तो वो कहीं ना कहीं खुद एडजस्ट करेगी ससुराल में, कि अगर मेरा पति मेरे फैमिली से इतना अच्छा सा रहता है तो मैं इसकी फैमिली से क्यों नहीं इतना अच्छा सा रह सकती। हस्बैंड और वाइफ दोनों का रोल इस चीज में बहुत मान्यता रखता है। हाँ, एक चीज आजकल देखी गई है कि लड़कियां अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखती हैं अपने पर्सनल मैरिज रिलेशनशिप में, वहां चीजें बिगड़ती हैं, क्योंकि वो लोग अलग एक उम्र से देखते हैं। आप लोगों का नया नया रिश्ता है, आप अलग अपने तरीके से चलाओ। अगर आप दूसरे की सुन के चलोगे तो आपने शादी उनसे की है या अपने परिवार वालों की उससे कराई है? तो घंटों घंटों बात करना इज नॉट द सेंस। बात करिए, अच्छे से करिए, हालचाल लीजिए, बताइए अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें बताइए, घर की बातें इधर उधर ना करिए। घर की बातें जहां इधर उधर हुई वहीं चीजें गड़बड़ है। चलिए गाइस, तो ये रही हमारे साथ एस्ट्रो वर्षा गुप्ता, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आप अगर इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।